हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवट फ्रॉम बैरमू बोकारो झारखंड। और पिछले क्लास में हम लोग इतिहास के बारे में जाना था। इतिहास कितने भागों में बटा है और इतिहास का महत्व क्या है, इतिहास को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये सब सारे डिस्कशन हम लोग ने किया था। और अभी मैं इतिहास के कुछ डिफिनेशन को बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ पीछे। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए, ये इतिहास और इतिहास का डिफिनेशन मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। इतिहास एक अकादमिक विषय है जो अतीत के घटनाओं का अध्ययन, जांच, विश्लेषण करता है। अतीत के घटनाओं का अध्ययन, जांच और विश्लेषण करता है। ये इतिहास की डिफिनेशन हो गई। अब मैंने बताया था इतिहास को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, जो कि धार्मिक धार्मिक को हम लोग संस्कृत भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली संस्कृत ही लिखिए, अच्छा लगता है। ये पहला संस्कृत इतिहास, फिर दूसरा आर्थिक इतिहास, फिर राजनीतिक इतिहास और सामाजिक इतिहास। ये इतिहास के 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास को बांटने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग उसे उचित तरीके से पढ़ सकें और समझ सकें। पढ़ने के लिए ही इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, और देखा जाए कि अगर साक्ष्यों के तहत इसे देखा जाए तो इसमें साक्ष्यों के विद्वानों के तहत अगर देखा जाए तो इसमें 3 तरीके से बांटा गया है: प्रागैतिहासिक इतिहास, आदि ऐतिहासिक काल इतिहास और एक ऐतिहासिक काल इतिहास। ये सब मैंने आप लोग के लिए ही लिखा हुआ हूँ। अब इसे जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, इसमें आप एक चीज और लिख सकते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक। आप इनके जनक हो जाएंगे, इतिहास के जनक हो जाएंगे हेरोडोटस। हेरोडोटस ये इतिहास के जनक हो जाएंगे, ये भी आप लिख दीजिएगा। और इंडियन इतिहास के जनक कौन होंगे? इंडियन इतिहास के जनक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये भारत के इतिहास जनक मेगास्थनीज या मेगास्थनीज मेगास्थनीज ये स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा आप लोग। मेगास्थनीज की स्पेलिंग आई थिंक सही है ये, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये डिफिनेशन इतिहास। चूंकि हमारे पास एक डिजिटल बोर्ड या फिर स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो हमें वीडियो को पॉज करके ही आगे की डिफिनेशन को लिखना होता है। अगर आपने लिख चुके हों तो मैं वीडियो पॉज करके आगे की डिफिनेशन लिखता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट चार्ट, और हम लोग बताए थे कि चार्ट
के अकॉर्डिंग स्टडी करना कितना बेस्ट होता है। तो इतिहास का सेकंड चार्ट जो साक्ष्यों के आधार पे विद्वानों ने डिवाइड किया गया है, साक्ष्यों के आधार पे विद्वानों ने डिवाइड किया गया है इसे, साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने इसे डिवाइड किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इसका जो इसे भी हमें लगभग चार भागों में देखा गया है, जो कि पहला भाग पुराण पाषाण काल होता है, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल और चौथा तम पाषाण काल। इसमें जो समय का काल है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 25 लाख ईसा पूर्व तक का समय है। फिर मध्य पाषाण काल में 10,000 समय से लेके 4,000 ईसा पूर्व समय का विवरण है। फिर अगर हम लोग नवपाषाण काल में देखा जाए तो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व का समय का विवरण है, और ताम्रपाषाण में 4,000 से 1,000 के बीच का समय का विवरण है। अब लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें आ जाते हैं आधे ऐतिहासिक काल में 3,000 से लेके 600 ईसा पूर्व का समय का विवरण दिया गया है। अब ऐतिहासिक काल में इसे भी 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बहुत जगह किताबों में बांटा गया है, लेकिन बेसिकली 3 होता है। पहला प्राचीन इतिहास, जो कि 3,000 से लेके 500 ईसा पूर्व तक में देखा गया है। मध्य पाषाण काल इतिहास, ये 500 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक का समय को देखा गया है। आधुनिक इतिहास में 1500 से लेके अभी तक का समय को देखा गया है। कुछ कुछ किताबों में इसे एक और भाग नाम दिया गया है, जो कि नेहरू काल से जाना जाता है, ये नेहरू काल। और आप जान सकते हैं नेहरू काल 19वीं सदी यानी कि भारत के आज़ाद से 50 साल पहले और कुछ सालों के बाद तक नेहरू काल का पीरियड रहता है। ठीक, इसमें आते हैं ऐतिहासिक काल ईसा पूर्व में हमने सभ्यता के बारे में देखना है। सभ्यता किसकी सभ्यता? भारत की सभ्यता। उस समय भारत की सभ्यता क्या चल रही थी? उस समय भारत की सभ्यता सिंधु नदी की सभ्यता चल रही थी, तो यहाँ हम लोग सिंधु सभ्यता लिखेंगे। जिस तरह भारत में सभ्यता चल रही थी, हो सकता है अदर कंटिनेंट में कुछ और सभ्यता चल रही होगी, तो एग्जैक्टली अदर कंट्री में भी सभ्यता चल रही है। जैसे कि मैं मिस्र की सभ्यता, फिर हम लोग यूनान की सभ्यता, फिर चीन की सभ्यता, ये सब सारे हम लोग आगे चल के सिलेबस में देखेंगे। क्योंकि हमारा सिलेबस है झारखंड के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन और जेपीएससी और जेएसएससी के तहत जो भी सिलेबस है उसे कवर करना, तो जल्दी जल्दी से हम लोग झारखंड के पास पहुंचेंगे। फिलहाल ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आप सभी के बीच रखा है, तो इसमें आप जितना जल्दी हो सके नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ी बहुत इसके बाद जो चार्ट बनेगा उसमें पूरा पाषाण का चार्ट बनेगा, फिर आद्य पाषाण का चार्ट बनेगा, फिर नवपाषाण और तमपाषाण, इन चारों के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कशन थोड़ी बहुत करेंगे। उसके बाद हम लोग
विस्तार रूप से ये प्राचीन से लेके आधुनिक तक डिस्कशन करेंगे, वो भी झारखंड के विषय में लेके। उसके बाद समय मिला तो हम लोग भारत के विषय में लेके ये सब सारे डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग लिख चुके होंगे और स्मार्ट बोर्ड नहीं है, दैट्स वाई मुझे वीडियो को पॉज करके ही आगे का जो भी लिखना होता है वीडियो पॉज करके ही लिखते हैं। तो मैं वीडियो पॉज करने आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, काफ़ी डिस्क्रिप्शन से ये पुरापाषाण और मध्यपाषाण और नवपाषाण ताम्रपाषाण को बहुत डिस्क्राइब से बताया था, तो मैं उसी को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पुरापाषाण काल के समय में खानाबदोश लोग थे जो कि बस खाने पीने से ही मतलब रखते थे, ठीक, जिसे हम लोग आदि मानव के नाम से भी जाने जाते थे। फिर अखेट के नाम से भी जाने थे। अखेट क्या होता मैंने बताया था, अखेट शिकारी को कहते हैं। अखेट यानी शिकारी को कहते हैं, ठीक। फिर इस समय के काल में आग की खोज हो गई थी, ये आग की खोज हो गई थी, लोग आग जलाना सीख गए थे। और देखा जाए तो उस समय की इतनी आधुनिक नहीं थी कि लाइटर या फिर माचिस या फिर गैस या कुछ और तरीके से आग जलाई गई होगी जो कि आधुनिक काल में हम लोग जलाते हैं, ऐसा नहीं था। उस समय की मानव मानव जो थे वो उतने विकसित नहीं हुए थे कि लाइटर या फिर माचिस के तिल्लों से आग जला सके। उस समय आग पत्थर की चिंगारियों से ही जलती थी, पत्थर की चिंगारी चिंगारी से ही जलती थी। अब लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक। फिर मध्यपाषाण काल में हम लोग बताए थे कि छोटा हथियार के रूप में लोग बनाना सीख गए थे, यूज करना छोटा हथियार सीख गए थे। छोटा हथियार उस समय ना मेटल माइंस था और ना ही कुछ मेटल की हथियारें थी। जाहिर सी बात है, मानव आदि आदि मानव लोग थे, तो उस समय जो छोटा हथियार बनाते थे वो पत्थर की हथियार होती थी, पत्थर की हथियार होती थी। ये आप छोटा हथियार के तौर रूप में एनसीईआरटी क्लास 6-7 के किताबों पे इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं। फिर हमारा आता है नवपाषाण काल, जो कि 10,000 से ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक होता है। इसमें लोग खेती करना सीख गए थे। खेती करना इस काल में लोग सीख गए थे, नवपाषाण काल में, जो कि समय का ड्यूरेशन था 7,000 ईसा पूर्व। ये 7,000 ईसा पूर्व खेती करना सीख गए थे। फिर लोगों ने घर बनाना सीख गए थे, आवास घर बनाना सीख गए थे। जो भी घर था झोपड़ी की या मिट्टी की जो भी था, लेकिन सीख गए थे। फिर कुत्ता आया था इस काल में। फिर पहिया, ये सब मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। और मैंने उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन भी डाला था कि 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इसमें से आपको पूछ देंगे कि कुत्ते का अस्तित्व इस चारों काल में किसमें देखा गया है। कुत्ते का अस्तित्व इस चारों काल में किसमें देखा गया। तो आप सिंपली नवपाषाण काल में कुत्ता का उद्योग, कुत्ता का अवशेषण मिला है या फिर देखने को मिला है, ठीक। और मैंने अखेट करके एक क्वेश्चन दागा था, ये अधिकांश
पूछा जाता है हर जगह कि अखेट किस काल में अखेट पाया गया है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, ये। तो जाहिर सी बात है, अखेट पूरा पाषाण काल में ही पाया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। तरम पाषाण काल में इसमें कुछ खास नहीं हुआ था, सेम इट इज, जो इतना था वो कंटिन्यू था, अलग से बस तांबे की खोज हो गई थी। जो की खोज हो गई थी वो गेहूं की खोज हो गई थी, जो कि खेती बाड़ी में हम लोग यूज करते थे। अब हमारा क्लास रहेगा, मैंने बताया था कि हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं हम लोग। हिस्ट्री को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने से क्या हमें होता है और क्या जानकारी मिलती है, ये मैं डिफिनेशन लिखूंगा तो काफ़ी समय चला जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके लिखता हूँ। जैसा कि हमने क्वेश्चन रेज किया था, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास से क्या होता है, इतिहास से पढ़ने में, या फिर इतिहास से पढ़ने से क्या होता है। तो ये आंसर है, इतिहास पढ़ने से हमें क्या होता है। सबसे पहले तो इतिहास से हमें कौशल और योग्यता के बारे में पता चलता है। कौशल और योग्यता, कौशल अगर देखा जाए तो आप स्किल को बोल सकते हैं, ठीक है, कैसे स्किल या फिर कैसे इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है उसके बारे में बोल सकते हो। और अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं एक वर्ड में, मैं पढ़ के इसे बता दे रहा हूँ। इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। वो समाज विज्ञान हमें अपनी कार्य कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना गया है और समाज विज्ञान हमें अपनी कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। कार्य प्रणाली से आप समझ लीजिए घटनाक्रम या फिर समय या घटना क्रम को हम लोग कार्य प्रणाली बोल सकते हैं। समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलू के बारे में बताता है। समाज विज्ञान हमारे जीवन के कई पहलू में बारे में बताता है, यानी कि इतिहास ही हमारे जीवन के कई पहलू के बारे में बताता है। पहला, भूगोल के बारे में। भाई इतिहास से तो ही हमें पता चला है कि भारत कैसे, यहाँ का वातावरण, यहाँ का सरफेस हिस्ट्री कैसा है, यहाँ का भूमि स्थल कैसा है, ये इतिहास से ही तो पता चलता है। भूमि स्थल में भूमि कृषि लायक भूमि है या नहीं, या उपजाऊ है या नहीं, ये सब हमें इतिहास पूर्व जो घटना हुई है उसी के बारे में इतिहास से ही पता तो चलता है। ठीक, फिर अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में बताता है। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में हमें बताता है, इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या थी और कैसे चलती है। तो मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत बताना चाहूँगा कि हमारे समय जो प्राचीन या फिर आधुनिक काल के समय में बहुत सारे राजा ने अपनी योग्यता के आधार पे बहुत राज्य को जीता है और उसे
संचालन करने के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहारिक तरीके से ही आप लोग बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का संचालन किया है। आज के टाइम पे अर्थव्यवस्था के लिए हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर रखे हैं। उस समय में भी लोग फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उस समय के लोग फाइनेंस मिनिस्टर के पद के जगह कुछ अदर वर्ड यूज करते थे। मैं बोल रहा हूँ अर्थशास्त्रिक या कुछ अदर करके। तो उस समय को लोग भी अर्थव्यवस्था को देखते थे और बेसिकली ये सारे कंट्रोल सब राजा के पास होते थे। जैसे आज के टाइम पे हम लोग का जो भी स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं, सारे मंत्रियों के वो हेड होते हैं, उसी तरह उस समय राजा होते हैं। राजा अपनी अर्थव्यवस्था कैसे हैंडल करते थे? ये राजा अपनी अर्थव्यवस्था कृषि के द्वारा हैंडल करते थे। कृषि के द्वारा अब भाई कृषि से अर्थव्यवस्था कैसे भी चलेगी, कैसे बढ़ेगी, कैसे बनेगी, मैं बताता हूँ। कृषि की, अगर आपके पास जमीन है तो आप भाई खेती करेंगे तो चावल उगाएंगे तो फिर अपने खाने इतना तक रखेंगे, फिर उसे मार्केट में आप सेल करेंगे तो फिर आपके पास कुछ पैसे आएंगे। तो वो पैसे कहाँ से आए? ये कृषि से ही आए, यानी कि जमीन से ही आए। तो आपको इसमें कृषि टैक्स देना होता था, जिसको हिंदी में कर के नाम से जाना जाता है, कर। तो कर आया यानी कि राजकोष आया किसके पास आया? राजा के पास आया। तो राजा के पास एक तरीका ये हुआ, कृषि के क्षेत्र से राजकोष आया। फिर जिसके पास जमीनें नहीं होती थी तो वो भी तो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही, तो वो भी उस समय पे कृषि ही सबसे मेन मुद्दा था। तो जिसके पास जमीनें नहीं होती थी वो राजकीय जमीन यानी कि राजा की जमीन एज ए रेंट पे लिया जा सकता है और रेंट पे लेके अपना कृषि करते थे। तो ये राजकीय भूमि या जमीन से एक प्रकार के कर रहे हैं, ठीक। फिर राजकोष मेरा भरा, ठीक। और इसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? इसकी अर्थव्यवस्था पुराने समय में आप आपने सुना या देखा होगा कि हमारा साम्राज्य यानी कि अखंड भारत एक समय था और उस समय का साम्राज्य सीरिया तक फैला हुआ था। सीरिया यानी कि मध्य एशिया तक फैला हुआ था। तो वहाँ के भी लोग यहाँ आते थे और यहाँ के भी लोग वहाँ आते थे। संस्कृति, धार्मिक आदान प्रदान होता था। इसके बीच वो टैक्स भी देते थे। उनसे राजाओं ने टैक्स भी लेता था। तो एक टैक्स विदेशी, आप बोल सकते हैं विदेशियों के कल्चर से आया। तो यहाँ से कुछ टैक्स आया तो राजकोष बढ़ा तो राजा के अधिकार पे हुआ। तो इस तरह का अर्थव्यवस्था उस समय में देखा जाता था। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। फिर तीसरा पॉइंट था सामाजिक व राजनीतिक जीवन। आज का समाज अगर हम लोग देखा जाए तो काफ़ी ही डेवलप हो चुकी है, लेकिन लोग कहते हैं, इतिहास कहते हैं कि हम जिस समय में जी रहे हैं वो समय आधुनिक समय ही था। यानी कि अगर आप आज के टाइम पे तो 20वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है। लेकिन आने वाला जनरेशन, जैसे अभी कोरोना वायरस आया हुआ था और बहुत सारे लोगों की जान गई, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाला जनरेशन में हम लोग से भी जनरेशन और डेवलप करे, ठीक। तब उस समय वो लोग क्या सोचेंगे कि कोरोना वायरस के चलते इतने लोगों मारे गए, जो कि उस समय डेवलप अपने आप को इतना कर लेंगे कि कोरोना वायरस का एक कैप्सूल का फॉर्मेशन करने का उन लोग में सामर्थ्य होगा और कैप्सूल बना लिए होंगे।
तो जाहिर सी बात है ये सोचेंगे कि हमारे पूर्वज के लोग कोरोना वायरस से मरे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी अपने समय में आधुनिक होता है। तो उस समय का जो समय था वो आधुनिक ही तरीके से देखा जाना चाहिए उस समय के आदमी के उस समय आदमी के बराबर में। तो उस समय समाज समाज कैसा था? उस समय का समाज विखंडन में था। समाज समाज 4 वर्ग में बटे हुए थे, जो कि आज के टाइम पे हम लोग जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी बोलते हैं। ये आज के टाइम पे हम लोग समाज को 4 कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी बोलते हैं। लेकिन उस समय के समाज ये ब्राह्मण हो जाते थे। ब्राह्मण, ओबीसी यानी कि वैश्य, ब्राह्मण ब्राह्मण और सॉरी माय मिस्टेक। उस समय जनरल कैटेगरी में क्षत्रिय आते थे। इसमें वैश्य में बिजनेसमैन ये ओबीसी में बिजनेसमैन आते थे। वैश्य जिसको बोला जाता था। एससी एसटी में शूद्र आते थे। और क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये दोनों का दर्जा सबसे ऊपर रखा जाता है और गया भी है। किसी किसी युग में जैसे मौर्य काल में ब्राह्मण को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पहले ब्राह्मण को रखा गया है, उसके बाद क्षत्रिय को रखा गया है। फिर किसी किसी युग में उत्तर मौर्य काल में क्षत्रिय को ऊपर रख के ब्राह्मण को नीचे रखा गया है। फिर एक काल आता है हम लोग का सातवाहनी वंश के अकॉर्डिंग में, ये जो वैश्य थे, ये जो शूद्र थे, इसमें से कुछ वैश्य के बराबरी में आ गए थे। तो ये जो सिस्टम है, यानी कि कास्ट कैटेगरी का जो सिस्टम है, सामाजिक का जो सिस्टम है, ये हर काल में थोड़ी बहुत चेंज देखने को मिलती थी। और इसके बारे में और सामाजिक स्तर पे और अगर आप बात करना चाहते हैं तो एक फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि उस समय का समाज हमारा बहुत ही एक कहने का मतलब है बहुत ही गलत आज के दौर पे उसे गलत ही बोलेंगे, जो कि उस समय का समाज बहुत शूद्रों के साथ दुष्ट व्यवहार किया गया था। ये सब बातें मैं अभी नहीं, फिर कभी जब इस पे आएंगे उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये समाज हो गया, सामाजिक समाज। अब राजनीतिक जीवन जीने की कला राजनीतिक जीवन जीने की कला में अगर आप देखना चाहें तो राजनीतिक में राजा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। राजा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। इसने अपने राज्य को संभालने के लिए बहुत सारे मंत्रीगण का पद चलाया गया है, जिसके मंत्रीगण के बाद सिपाही आते हैं। सिपाही यानी कि सैनिक आते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक जीवन जीने की सिस्टम बताता है। लिखते जाइएगा। और फिर लास्ट पॉइंट ये है कि हम दुनिया में कितना विकसित हुए,
ये जानने के लिए ही तो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। हम दुनिया में कितना विकसित हुए ये जानने के लिए ही तो हमें इतिहास पढ़ते हैं। देखिए, जैसे उस समय के काल में, यानी कि हमारे पूर्वज, आप सोच सकते हो कि हमें अगर 10 किलोमीटर पैदल चलने को कहे तो आदमी थोड़ी बहुत तकलीफ में आ जाता है कि 10 किलोमीटर बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते, इसके लिए हम साधन चाहिए, साधन के लिए हम लोग बाय कार या फिर बाय मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं। लेकिन उस समय के लोग 10 किलोमीटर क्या, बहुत कोसों दूर दूर तक पैदल पैदल यात्रा करके जाते थे, घुड़सवारी करके जाते थे, हाथी सवारी करके जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न हो गए हैं तो हम लोग मोटरसाइकिल या फिर कार के थ्रू ही जाते हैं। तो ये सब हमें विकसित क्या हुई, ये इसी में तो देखने को मिलता है। इतिहास ही तो हमें बताता है कि हमने अपने आप को कितना विकसित किया अपने पुराने काल से, अपने बीते हुए पुराने अतीत के काल से। तो आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। फिर इसके बाद हम आगे के चार्ट पे चलेंगे। आगे के चार्ट में हम चलेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि ये सब हमें यानी कि अपने इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है। उस समय तो ना तो इंटरनेट की सुविधा थी कि अपने फ़ोटो लिया मोबाइल से और फ़ोटो में डाल दिया और इंटरनेट में आ गया, या फिर ना कागज़ थे। पुरापाषाण काल में कागज़ न थे, ना कुछ थे। आदिपाषाण काल में भी कागज़ का विस्तार भी नहीं हुआ था, ना लिखने की शैली आई थी, ना लिपि आई थी। तो ये उस समय हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं या फिर कैसे जानते हैं? तो आगे की चार्ट में लिखता हूँ, मुझे वीडियो को फिर से पॉज़ करना होगा।